जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे पॉडकास्ट चैनल सेफ्टी संवाद में। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा था कि हम सेफ्टी संवाद के अंदर 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा आग लगती कैसे है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आग कैसे लगती है और उसे बुझाते कैसे हैं, जिसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ही टीम के मेंबर मिस्टर धवल मेहता। धवल जी नमस्कार। थैंक यू। वेलकम। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आग लगती कैसे है और उसे बुझाते कैसे है। जैसे कि विक्रम जी, आपको पता होगा, आप भी फायर में ही है, तो फायर फील्ड में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल, हाँ। आग का त्रिभुज, जिसमें होता है कि फायर लगने के लिए जो चीजें हमको जरूरी होती है, जैसे कि आग लगने के लिए आपने जैसे बताया कि कैसे लगती है, तो उसमें एक चीज कोई जलेगी वो चाहिए होगा, उसको जलाने के लिए कोई हीट सोर्स चाहिए होगा, कोई आग लगने के लिए कोई एक स्रोत चाहिए होगा, और तीसरी जो चाहिए होती है वो ऑक्सीजन। तो इन तीनों को मिला के बनता है आग का त्रिभुज, जिसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। तो वो 3 चीजों में, जैसे मैंने बताया कि आग लगने के लिए ये 3 चीजें जब तक मिलेगी, जो भी जगह पे मिलेगी वहां पे आपको आग लगेगी। तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि जब भी हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन तीनों मिलेगी तो आग लगेगी। यस। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है, हमारे मान ले कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो उसमें ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ये तीनों चीजें मिल सकती है। देखिए, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें हर एक जगह पे मौजूद ही होती है। आप कहीं पे भी जाइए, वहां पे आपको थोड़ा अग्नि का स्रोत मिलेगा ही, हीट सोर्स रहेगा ही, ऑक्सीजन तो है ही हमारी वातावरण में, तो वो तो मिलने ही वाला है। जो चीज होता है वो फ्यूल है। फ्यूल मतलब ईंधन, कौन सी चीज कब जलेगी। तो हर एक ईंधन का एक पॉइंट रहता है, फ्लैश पॉइंट जिसको बोलते हैं, कि ये जब वो ईंधन इतनी गर्म हो जाएगा उसके बाद से वो जलना चालू करेगा। तो अगर ईंधन का हम लोग एग्जांपल ले, जैसे आपने बताया कि आपके हमारे आसपास में कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है, तो ईंधन पे पहले हमें अगर देखा जाए तो फ्यूल 3 तरह के होते हैं। ईंधन 3 तरह का होता है, या सॉलिड रहेगा, या लिक्विड में रहेगा, या फिर गैस में रहेगा। अगर सॉलिड की मैं बात करूं, सॉलिड मतलब घन पदार्थ, तो घन पदार्थ में आएगा अपना लकड़ी है, पेपर है, प्लास्टिक है, रबर है, रुई है। यस, जैसे वो रेसिडेंट्स में आपने जैसे बताया रुई है। तो ये सब चीजें हमारे आसपास में हर टाइम पे अवेलेबल होती ही है। तो ये आपके फ्यूल हो गए, वो भी मैंने सिर्फ अभी सॉलिड का ही बात करी है। अगर हम लोग लिक्विड की बोले तो लिक्विड फ्यूल के अंदर पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, फिर केरोसिन हो गया। आपका अपना जो खाद्य पदार्थ होता है, वो भी तेल जो है वो भी एक लिक्विड फ्यूल ही है, एक लिक्विड ही है, तो वो भी जल सकता है, जैसे आपको पता है। तो एक आपका सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया। गैस में हमारा सीएनजी है, पीएनजी है, एलपीजी है, जो सारी चीजें हम लोग खाने में यूज कर रहे हैं, जिस गैसों का हम लोग यूज करके खाना बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें हर एक जगह पे हमारे आसपास में अवेलेबल होती ही है। तो ये आपके फ्यूल हो गए जो आपके आसपास में हमेशा मिलने वाला है, तो ये सब चीजें जल सकती है। तो मतलब कि जो मैं समझ रहा हूं, आप कहना चाहते हैं कि जो चीज जल सकती है वो फायर के हिसाब से देखे तो वो फ्यूल है। फ्यूल है, सही है ना? हाँ, वो सही है। हाँ। तो अभी ये तीनों जब मिलते हैं तब आग लगती है, आपने जो बताया। हाँ। तो अभी वो आग को बुझाते कैसे हैं? देखिए, आग का बहुत ही सिंपल फंडा है कि जैसे ये 3 चीजों से आग लगती है, उसमें से अगर कोई एक चीज भी हम लोग हटा लें तो वो आग बुझ जाएगी। आग को बुझाने के लिए इन तीनों में से कोई एक चीज हम लोग अगर हटा ले तो आग बुझ जाएगी, अपने आप ही बुझ जाएगी। अब उसमें से आप कौन सी चीज हटा रहे हैं उसके ऊपर उसकी मेथड्स बनी हुई है, उसका तरीका बना हुआ है। अगर आप फ्यूल मतलब ईंधन को हटा रहे हैं तो क्या होगा, आग के पास जलने के लिए कोई पदार्थ बचेगा नहीं, तो आग भूखी मर जाएगी, तो उसको स्टारवेशन मेथड बोलते हैं।
दूसरी मेथड है, अगर उसको आग का हम लोग ऑक्सीजन हटा ले, मतलब जिस जैसे हम इंसान को अगर कुछ करना है, मारना है, तो हम उसका दम घोट देते हैं, तो ऑक्सीजन कट कर दे तो उसको स्मूदरिंग बोला जाता है। तो आग अगर कहीं पे लगी हुई है, उसके ऊपर हमने कोई ब्लैंकेट लगा दिया या फिर ऐसी चीजें कर दी जिससे ऑक्सीजन उसको मिलना बंद हो जाए, तो आग बुझ जाएगी, तो उसको बोलते हैं स्मूदरिंग। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं कूलिंग, मतलब ठंडा करना। तो अगर कोई भी चीज ऐसी है जो जल रही है, उसको हम लोग उसके ऊपर कुछ ऐसी ठंडी पदार्थ या फिर पानी जो हम लोग मारे उसके ऊपर, उससे हम लोग बुझाने की ट्राई करेंगे, तो क्या होगा, आग के जो आजू बाजू का सिनारियो है, जो ईंधन है, वो ठंडा हो जाएगा, तो अपने आप ही आग बुझ जाएगी। तो जैसे तीन चीजों से, मतलब हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीन चीजों से आग लगती है, उसमें से आपको सिर्फ एक को हटाना है, और जैसे ही आप हटा लोगे तो आग बुझ जाएगी। तो यही मेथड रहती है। बढ़िया है। तो अभी धवल जी एक बात बताइए कि जो हमारे आसपास अभी जो रिसेंटली फायर के इंसिडेंट्स Yes. हुए हैं, तो वो ज्यादा इतने बड़े पैमाने पे हो गया, तो उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, फायर जब भी होती है ना, तो सबसे पहले तो छोटे पैमाने भी होती है, सीधा कभी भी इतना बड़ा फायर इंसिडेंट होता नहीं है। हम्म, लेकिन इसमें फायर में एक ही चीज है कि आप जब छोटे आग लगी है, अगर उसने उसको आपने बुझा दिया, तो वो बड़ा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी। तो जो भी अभी इंसिडेंट बने हुए हैं रिसेंट में, उसका एकमात्र कारण ये है कि पहला तो अभी आप टेम्परेचर भी देख रहे हैं कि गर्मी इतनी ज्यादा है, तो आग को लगने के लिए जो भी आपके पदार्थ होंगे, फ्यूल होगा, ईंधन रहेगा, वो इतना अगर टेम्परेचर सेंसिटिव है, जिस जो इतने टेम्परेचर पे अगर जल सकता है, ऐसी चीजें उसके पास पड़ी है, तो वो अपने आप ही फायर पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण जैसे मैंने बताया कि उसको फायर को बुझाया क्यों नहीं गया है, मतलब कितनी देर के बाद बुझाया गया है, तो वो चीज जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है आपके फायर के सिनेरियो को बड़ा करने के अंदर। तो ये चीज सबसे ज्यादा अभी लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसे हम लोग ये अभी पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, उसका एक कारण यही है कि अवेयरनेस हम लोग फैलाए, ताकि इंसिडेंट जो अभी बन रहे हैं तो इतने बड़े पैमाने पे ना बन सके। ज्यादा से ज्यादा लोग अभी हम लोग देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, तो उनको हम लोग अवेयरनेस फैला सके कि आपके आजू बाजू में अगर इतनी छोटी अगर फायर कहीं पे हो रही है, या फिर आपको इतना ये पता है, नॉलेज है आपके पास में, तो आप अपने हिसाब से ही फायर बुझा सके, ताकि इतना बड़ा इंसिडेंट ना हो। बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम लोग अवेयरनेस के लिए ये हाँ। पॉडकास्ट चला रहे हैं, और हमारे पास आपके जैसे एक्सपर्ट भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है जहाँ पे लोग जो है वो फायर से इतने अवेयर नहीं होते हैं। हाँ। तो उन लोगों के पास फायर सिस्टम होती है, हम्म। एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, हाँ। फिर भी वो लोग वो चला नहीं पाते हैं, कई बार ऐसा देखने में आया है। तो उसके लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए कि उसकी फायर सिस्टम जो है वो कंटिन्यू चलती रहे। दूसरा, वो चलाने के लिए उनको भी थोड़ा गाइडेंस मिलता रहे कि भाई ये कैसे चलानी है, क्योंकि ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि लोगों को फायर सिस्टम तो लगी हुई है लेकिन उसका यूज नहीं आता है, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं लेकिन उसको कैसे ऑपरेट करना है वो पता नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। वो आपने बहुत बिल्कुल सही बात बताई है कि जो सिस्टम लगी हुई है उसका यूज करना किसी को आता नहीं है। उसका सबसे बड़ा पार्ट ही यही है कि अवेयरनेस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। तो जो उनके फायर कंसल्टेंट है, जो जो कंपनी ने या फिर कोई कंसल्टेंट हो गए जिन्होंने वो फायर सिस्टम लगाई हुई है, तो उनका सबसे पहला कर्तव्य रहता है कि जो सिस्टम लगी है उसका पूरा नॉलेज उनकी बिल्डिंग वालों को, बिल्डिंग में रहने वालों को सिखाया जाए। दूसरी हमारी सरकार भी वही कर रही है, सरकार भी अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में चला रही है। हाँ। तो वो भी सरकार भी अपने तरीके से एक चीज कर रही है। लेकिन जो अवेयरनेस की बात है, तो जो फील्ड में रहने वाले हमारे जैसे कंसल्टेंट है, फायर फाइटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल करते हैं वो लोग हैं, उनका सबसे पहला कर्तव्य ये है कि वो सिस्टम पूरी सही तरीके से चलाना सिखाया जाए। और दूसरी बात, सामने जो जिस बिल्डिंग वालों ने वो सिस्टम लगाई हुई है, उनका कर्तव्य ये है कि वो उनको रेगुलरली चेक करे
ताकि अगर कोई लूप होल है, कोई मिस्टेक उसके अंदर है, या फिर कोई चीज खराब हो गई है जो इंसिडेंट के टाइम पे आपको हैरान करेगी, वो पहले से ही पता हो जाए और वो सिस्टम को हेल्दी कंडीशन में हम लोग रख सके। वो काम जो है वो हम और आपके जैसे यूजर्स का है कि सही उनको बात है। ट्रेनिंग मिली हुई है तो वो उनको एक बार चला के देखे, अवेयरनेस के लिए अपने हिसाब से भी एक मॉक ड्रिल करे, ट्रेनिंग अपने आप ही करे, इन हाउस मॉक ड्रिल जो बोला जाता है वो करे। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चलाना पता चलेगा, उसकी ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो ऐसे इंसिडेंट के टाइम पे क्या करना है वो उसमें उनको हड़बड़ी या फिर पैनिक नहीं होगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये करने से ये होने वाला है। सही बात है, सही बात है। तो धवल जी, ये जो आपने बात बताई कि उसका ट्रेनिंग करना है, तो आपके हिसाब से, आप काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स और ऑडिट्स कर चुके हैं, तो आपके हिसाब से फायर फाइटिंग प्रॉपरली करने के लिए उसका जो प्रैक्टिस रहता है, जो आपने बोला कि आपको मॉक ड्रिल करना है, तो एक तरह से वो प्रैक्टिस ही हुआ। यस तो वो यस। प्रैक्टिस एटलीस्ट कितने टाइम के ड्यूरेशन पर होना चाहिए? देखिए अभी प्रैक्टिस तो जितनी ज्यादा करे उतनी ही अच्छा है, क्योंकि हमको ये तो लाइफ सेविंग की बात है, एक सेफ्टी की बात है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग मिनिमम भी अगर देखा जाए तो साल में एक दो बार वो सिस्टम उनको पूरी प्रैक्टिस, पूरी सिस्टम चला के उनको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एफएसओज भी बनाए हुए हैं हाँ। जो वो वही काम कर रहे हैं कि साल में एक बार उनकी मॉक ड्रिल लेते हैं, दूसरे साल में वो लोग ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, वो भी करा रहे हैं। तो लेकिन अगर आपके जैसे हम लोग कंसल्टेंट है तो हमारा यही रहता है कि साल में एक दो बार उनकी विजिट करें, उनकी सिस्टम को मेंटेन रखी हुई है वो भी हम लोग चेक करें, और साथ में उसको ट्रेनिंग मिल जाए, मॉक ड्रिल मिल जाए। तो यही मेरा कहना तो यही है कि साल में एटलीस्ट दो बार मॉक ड्रिल होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि सिस्टम के हेल्दीनेस भी हमको पता चल जाए और उसको यूज कैसे करना है वो भी हमको पता चल और जो यूज कर रहा है, जो ट्रेनिंग कर रहा है, हाँ, उसको भी प्रॉपर पता उसको भी चल जाए प्रॉपर कि पता सिस्टम लगे। में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे Yes. चालू करना है, कैसे Yes. बंद करना है। यस। सही बात है। और धवल जी, दूसरा एक देखने में आया है कि जो भी रिसेंटली इंसिडेंट्स बन रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक की वजह से फायर हो रही है। यस या तो उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे हमारे आसपास रहती है, और उनका सबको पता है कि कुछ भी कोई भी चीज हमारे आसपास है वो सारी इलेक्ट्रिक से ही चल रही है। तो शॉर्ट सर्किट का जो बात है वो जैसे आपने बताया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक को ब्लेम किया जाता है, उसके ऊपर ही डाल दिया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। उसका एक मेजर कारण ये है कि आधे से ज्यादा बिल्डिंग्स में यही अवेयरनेस नहीं है कि हमारे बिल्डिंग में लोड कितना है, हमको कितना लोड मिला हुआ है, असाइन किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। किसका लोड? इलेक्ट्रिसिटी का लोड, अच्छा, इलेक्ट्रिक यूसेज का लोड, जीबी की ओर से, जीबी की ओर से हमको यूसेज का लोड मिला है। हाँ। उससे ज्यादा हम लोग ओवरलोड में सिस्टम चला रहे हैं। एक अच्छा। एसी का हमको परमिशन मिला है, वहां पे हमने 5 एसी लगाए हुए हैं। ऐसी चीजें भी बिल्डिंग्स आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेगी। तो उससे क्या होगा, वो ओवरलोड के कारण जो आपकी पैनल है वो कहीं ना कहीं गर्म होगी। हाँ। वो गर्म हो गए, उसके अंदर वो तो रबर ही है, एक वायर ही है, तो शॉर्ट सर्किट का चांसेस बढ़ जाएगा और फिर वहां पे फायर होगी। वही एक दूसरा सिनेरियो मैंने ये देखा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर कि जो मीटर्स लगे होते हैं, मीटर्स रूम होता है, वो ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंगों में जो अपनी स्टेयरकेस है, सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की, उसके नीचे रहता है। तो ये एक सबसे खराब कंडीशन है, क्योंकि अगर कुछ फायर हुआ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण तो पैनल रूम जो है आपका, मीटर रूम है, वो सबसे पहले उसमें अगर शॉर्ट सर्किट के कारण फायर हुआ तो जो धुआं निकलेगा तो वो धुआं जाएगा ऊपर। अब आपकी स्टेयरकेस जो है वो एग्जैक्टली उसके नीचे है, तो आपको अगर ऊपर से नीचे आना है तो आपको सबसे पहले धुआं ही, सीढ़ी में पूरा सीढ़ी पे पूरा धुआं भरा हुआ मिलेगा। तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बोला जाता है कि इंसान धुएं के कारण मरते हैं। हाँ। आग तो बाद में मारती है, लेकिन धुएं के कारण क्या होता है, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। सही बात है। तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर तो फायर अपना काम करेगी ही। तो ये सबसे बड़ा लूप होल हमने देखा हुआ है बहुत सारी जगहों पे। तो ये एक चीज है, यही अवेयरनेस हम लोग ये पॉडकास्ट के द्वारा हम लोग फैलाने की कर रहे हैं कि प्लानिंग यही है कि ये पॉडकास्ट से हम लोग वही देखे कि
जो जो भी फायर सिस्टम आपकी बिल्डिंग में लगे हुए हैं वो ठीक है, सेफ्टी के आपके पास जो प्रेमाइसिस के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, जो भी सिस्टम्स आपने लगे हैं, वो ठीक है कि नहीं है, ये अवेयरनेस अगर अपनी जनरल पब्लिक को मिल जाए तो ये जो बड़े इंसिडेंट होते हैं वो कुछ हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि उसको रोक पाए, रोक किसी भी सकते हैं। तरह। यस, रोक सकते सही है, सही है। तो मतलब कि आपके जो आपने बोला उसके मुताबिक मुझे जो लगता है कि जो पावर जो आ रहा है बिल्डिंग हैं। में, हाँ, उससे बिल्डिंग का यूज है वो ज्यादा ज्यादा हो रहा है, है, ज्यादा है। यस, जिसकी वजह से वायरिंग या तो स्विचेस वगैरह जो आपने बोला वो गर्म होती है गर्म और होती है, फायर हो रही है। फायर होती है। तो एक ये हो गया, और दूसरा आपने बताया कि मीटर रूम जो है वो हाँ, सीढ़ी के नीचे नीचे रहता है, रहता है। यस, और वो धुआं जो है पूरा सीढ़ी में भर जाता है, तो लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है, या तो वो धुआं जो है सांस में जाने की सांस में वजह से जाने वो से, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। यस, तो बिल्कुल सही बात है। तो हम जो ये दोनों चीज है उसको ओवरकम करने के लिए जो भी लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं उसको ऐसा बता सकते हैं कि भाई आप जो है पहले तो आपके बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिक का लोड आपने लिया है, हाँ, उसका कुछ लोड कैलकुलेशन वगैरह होता होगा। होता होगा। यस, तो होता है। वो प्रोसेस कैसे करनी है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, उसमें जब लोड, जैसे आपने बताया कि लोड कैलकुलेशन, वो जब बिल्डिंग बनती है तब वो डिसाइड करते हैं। जो बिल्डर्स है, कंस्ट्रक्टर्स है, वो लोग अपने हिसाब से वो लोड डिसाइड करेंगे कि इतनी ऑफिसेज है, इतना रेसिडेंशियल ब्लॉक्स है, तो इतना लोड हमको चाहिए होगा। वो भी अपना सरप्लस करके ही चलते हैं कि थोड़ा ज्यादा लोड ही वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जैसे एफएसओज है हमारे, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन भी होता है। अच्छा, जो एक एफएसओ का भी पार्ट है, लेकिन वो डीप नहीं है। वो आपको एक थर्ड पार्टी आप अगर ऑडिट करवाए, इंस्पेक्शन करवाए, जैसे आप लोग फायर सेफ्टी सिस्टम का इंस्पेक्शन एफएसओस कर रहे हैं, ऐसा ही इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का अगर ऑडिट हो, इंस्पेक्शन हो, तो वो एक बहुत बड़ी हेल्पफुल चीज हो जाएगी टू आइडेंटिफाई कि अगर ये ऐसी कुछ हमारे प्रेमाइसिस के अंदर, हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर ऐसा कोई जगह है जहाँ पे ओवरलोड हमारी पैनल जा रही है, तो हम लोग उसको पहले से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि इसके आगे चल के ये सिनारियो हो सकता है, तो उसको हम लोग फायर होने से पहले ही हम लोग उसको प्रिवेंट कर, मतलब कि हमको अगर पता चल जाता है कि भाई हमारे बिल्डिंग का लोड है वो फॉर एग्जांपल 100 किलोवाट का है, तो अगर जरूरत पड़े तो हम लोड जो है वो ज्यादा बढ़ाने की हम अर्जी भी कर सकते हैं, मांग सकते हैं, अर्जी कर सकते हैं, अर्जी कर सकते हैं। वो जो इंसिडेंस है वो हम वहीं पे रोक सकते हैं। दूसरा, अगर स्टेयरकेस के नीचे जो आपने बताया वो मीटर रूम वहां पे लगे हुए हैं, तो अगर हो सके, पॉसिबल है क्योंकि वो तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो वो पॉसिबल है तो वो स्टेयरकेस से निकल के बाहर की ओर लिया है। यस, बढ़िया है, ये सारी चीजें सही है। तो थैंक यू धवल जी, आपने हमारे दर्शकों को ये सारा नॉलेज दिया, और हमारे दर्शकों भी इससे संतुष्ट हो गए। और आपके भी कुछ सवाल है तो आप हम लोगों को कमेंट में बता सकते हैं, ताकि अगली बार भी हम धवल सर को जरूर बुलाएंगे। ऐसे तो हमारी टीम में से ये बुलाना नहीं पड़ता है, हमारे साथ ही रहते हैं, तो उनकी एडवाइस हम लेते रहेंगे। आपके कोई क्वेश्चन है तो हम वो भी उनसे अगले पॉडकास्ट में जरूर पूछेंगे। जय हिंद, नमस्कार। जुड़े रहे हमारे साथ सेफ्टी संवाद में। तो चलो चलते हैं अनंत सेफ्टी की ओर।